हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सीलेंट लर्निंग बाय पलक। आई एम हियर। फिर से हम दोबारा से यहाँ पे आ गए हैं। कल वाला टॉपिक रिवेन्यू करने के लिए हमने कल पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने ओम्स लॉ को स्टडी किया था। अब हम उसी ओम्स लॉ के थ्रू आगे रेजिस्टेंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, उसी के ही फर्दर अगर किसी ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखी है तो आप लिंक में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमने बात की थी रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या थी? रेजिस्टेंस थी आपकी किसी भी वैल्यू को, करंट की वैल्यू को किसी भी वायर के अंदर रेजिस्ट करना। अब हम पढ़ेंगे कि ओम्स लॉ ने हमें क्या दिया था। देखिए, ओम्स लॉ ने हमें दिया था V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, वेयर आर जो है वो रेजिस्टेंस थी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसी आर की। ये जो आर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्ट करना किसी वैल्यू को, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे? रेजिस्टेंस की। जो रेजिस्टेंस है आपकी रेजिस्ट करने के लिए, अब हमारे पास जो कनेक्शंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्टली हम किसी भी करंट की वैल्यू को सीरीज में अप्लाई करते हैं, ठीक है, और या फिर हम उसको पैरेलल में अरेंज करते हैं। ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे हम पैरेलल और सीरीज की ही बात करेंगे। अब इस केस के अंदर आपने देखना है कि आपको अपनी रेजिस्टेंस को या अपने सर्किट को किस तरह अरेंज करना है। उससे पहले हमें थोड़े से सर्किट्स की टर्म्स पता होनी चाहिए, वो आप देख लीजिए। अब हमारे पास किसी भी वायर के अंदर जो करंट फ्लो करता है, करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। ओके, करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो है एम्पियर। तो हमारा इसका ऐसा यूनिट हो गया ए। और करंट को मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम एमीटर। तो इसका जो डिवाइस आ गया वो क्या डिवाइस आ गया? एमीटर। तो एमीटर की रिप्रेजेंटेशन एक सर्कल, उसके अंदर ए। सिमिलरली जो आपकी वोल्टेज होती है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, उसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो SI यूनिट है वो है वोल्ट, वो भी हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे इसको जो डिवाइस मेजर करता है उसे बोलते हैं हम वोल्ट मीटर। ओके, अब यहाँ पे हमने यही बात करनी है, सीरीज के अंदर हमने रेजिस्टेंसेस को लगाना है। ठीक है, सीरीज में हम डिफरेंट रेजिस्टेंसेस को लगाएंगे, और हम यहाँ बात करेंगे कि हमें सीरीज वाली बेटर लगेंगी या फिर हमारी पैरेलल वाली बेटर लगेंगी। ये सारी की सारी आपकी एक वोल्टेज के साथ कनेक्टेड होंगी, और इसके अंदर कहीं पे हमारा एक करंट पास हो रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आपका कहीं कोई करंट का डिवाइस होगा जिसमें से आपका इनमें से करंट पास होगा, और हम इसकी वोल्टेज को मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमने बात करनी है कि सीरीज और पैरेलल में हम कैसे अपने रेजिस्टेंसेस को अरेंज करें कि हमारी जो भी बॉडी है वो रेजिस्ट कितनी अपोज करेगी और कितनी नहीं। उसके लिए आपको दो बेसिक टर्म समझनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सीरीज और एक पैरेलल। सीरीज में क्या होता है, हमारा जो सर्किट है वो एक पर्टिकुलर लाइन में फ्लो करता है। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे सीरीज की, एक पर्टिकुलर सीरीज में करंट का फ्लो करना। तो जब भी हम किसी लाइन की बात करते हैं तो हमारा करंट हमेशा सीधी डायरेक्शन में ईजिली फ्लो करता है। तो करंट जो है वो हमारा सीरीज के केस में जो हमारी करंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, और जो हमारी वोल्टेज की वैल्यू है सीरीज के केस में वो मिनिमम होगी। सिमिलरली अगर हम पैरेलल केस की बात करते हैं तो पैरेलल के अंदर हमारी वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम होती है, और हमारा करंट जो है वो मिनिमम वैल्यू देता है। तो अब हमने जब रेजिस्टेंसेस पढ़नी है सीरीज और पैरेलल में, तो हम इन्हीं दो बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले सीरीज के अंदर करंट मैक्सिमम, वोल्टेज मिनिमम, और पैरेलल के अंदर करंट मिनिमम और वोल्टेज मैक्सिमम। ठीक है, इन्हीं दो बातों का ध्यान रख के हम अपने सारी ये जो हमारे रेजिस्टेंस के दो स्टडी करेंगे। सीरीज कनेक्शन, सीरीज के कनेक्शन को स्टडी करेंगे। सीरीज के कनेक्शन को स्टडी करने के लिए हमारे पास रेजिस्टेंसेस हैं
फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 रेजिस्टेंस हैं, एक R1 और एक R2। ये हमारी एक पर्टिकुलर करंट से कनेक्टेड है, यहीं पे एक वोल्टेज लगी हुई है और इसके बीच में हमारे पास ये की पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा की पॉइंट है। की पॉइंट का मतलब एक टाइप से आपका स्विच की स्विच ऑन ऑफ, अगर ये वायर कनेक्ट हो जाएगी तो आपका करंट इसमें से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और हमें यहाँ पे वो वोल्टेज मिलेगी। आपको इसके अंदर स्पेशल ध्यान रखना है कि आपको एरोस लगाने हैं कि आपका करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, R1 और R2 अभी अभी हमने देखो स्टडी किया ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास V इज इक्वल्स टू IR होता है। अब सीरीज के केस में हमारा करंट जो है वो मैक्सिमम रहता है। मैक्सिमम का मतलब कि इस डायरेक्शन में अगर आप करंट को फ्लो करोगे तो पूरे के पूरी वायर में सेम करंट जाएगा। आपने 5 एम्पियर दिया है, 10 एम्पियर दिया है, तो सारे में करंट जो है आपका वो बिल्कुल सेम जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करंट की वैल्यू को कांस्टेंट रख लेंगे तो हमारे पास चेंज क्या आ जाएगा ये। ठीक है, करंट की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है तो हमारे पास वोल्टेज चेंज हो रही है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारी वोल्टेज V1 है और यहाँ पे वोल्टेज V2। तो अब इस केस में जो जो हमारे पास चेंजेस हो रहे हैं उसे हम लेके चलेंगे और जो हमारे पास कांस्टेंट है वो हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर हमारे रेजिस्टेंसेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू IR का, इसके अंदर आपका I तो कांस्टेंट है, I को कांस्टेंट रखेंगे, टोटल वोल्टेज निकाल लेंगे। हमारी टोटल वोल्टेज कितनी बनेगी, V1 प्लस V2, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी बनेगी हमारी R1 प्लस R2। अब इस इक्वेशन में हम ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा देंगे। V के प्लेस पे V1 V2 which is equals to I R1 plus R2। ठीक है, अब हमारे पास क्या है देखिए, ये वैल्यू हमने रख दी। अब हम क्या करेंगे, देखिए I की जो वैल्यू है, I की वैल्यू V इज इक्वल्स टू IR होता है। यहाँ से I की वैल्यू क्या होती है, V अपॉन R इज इक्वल्स टू I हो गया। हम क्या करेंगे, इस I की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करा देंगे। ठीक है, पहले इसको नीचे लेके आएंगे, ये क्या बन जाएगा आपके पास V1 प्लस V2 अपॉन में R1 प्लस R2 विच इज इक्वल्स टू I। ठीक है, अब आपके पास V1 प्लस V2 अपॉन में R1 प्लस R2 में हमने रेजिस्टेंसेस को तो स्टडी करना है, तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू है, करंट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास V अपॉन R। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या पता चला, देखो इक्वल इक्वल वाले इक्वेट हो गए और नीचे नीचे वाले इक्वेट हो गए। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, देखिए रेजिस्टेंसेस आपके पास कैसे कंबाइन होंगी, R1 प्लस R2 के फॉर्म में आपकी रेजिस्टेंसेस कंबाइन होंगी। तो सीरीज में आपके 2 फैक्टर हों, 3 फैक्टर हों, ये रेजिस्टेंस सीरीज में 2 हों, 3, 4, 5 कितने भी रेजिस्टेंसेस हों, वो आपकी सीरीज का मतलब एज इट इज ऐड होती चली जाएंगी। इसका मतलब अगर आप रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाते हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है, वो ज़्यादा आपके करंट को ब्लॉक करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई इन पैरेलल। तो अब हम इसका पैरेलल कनेक्शन को स्टडी करेंगे। पैरेलल कनेक्शन मींस आपकी जो बहुत सारी रेजिस्टेंसेस हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड है। यहाँ पे भी हम सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंसेस की बात लेके चलेंगे, ये दोनों रेजिस्टेंसेस आपस में कनेक्ट हैं और एक ही अमीटर से कनेक्ट है और ये आपका एक वोल्टमीटर से कनेक्टेड है। यहाँ पे वही सिमिलरली आपकी एक की है, इस की को अगर आप बंद कर देते हैं तो आपके पास यहाँ से करंट जो है वो पास होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें करंट, इसमें करंट और इसमें करंट। अब देखिए जब आप ऐसे करंट को डिवाइड कर रहे हैं तो अब इस केस में क्या होगा, आपका करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। करंट आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक नीचे एक ऊपर। तो अगर ये I करंट था टोटल, तो यहाँ पे हमारे पास I1 गया, यहाँ पे I2 गया। सिमिलरली रेजिस्टेंसेस इनकी R1 और R2 थी,
तो हमारे पास V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। अब इस केस में हमारी वोल्टेज जो है वो दोनों में इक्वल जाएगी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज जो है वो सेम फेस में जाती है। तो अब हमारी यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट हो गई है, तो हम यहाँ से टोटल करंट निकाल लेंगे। टोटल करंट कितना होगा, I1 प्लस I2। उस वैल्यू को हम अपनी यहाँ सब्सटीट्यूट करा देंगे। V इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 इंटू R। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये आ गई हमारे पास, और R की वैल्यू भी क्या है, R1 प्लस R2। अब यहाँ से देखिए ये R1 बाय R2, I1 बाय I2 को हम इसके नीचे ले जाएंगे। V इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 क्या दे रहा है आपको, I टोटल करंट विच इज इक्वल्स टू R1 प्लस नहीं, देखिए यहाँ तक जो रेजिस्टेंस आएंगी तो वोल्टेज को हम कैसे लिखते हैं, आई आर की फॉर्म में, तो वोल्टेज भी कैसे लिखी जाएंगी, I1 R1 प्लस I2 R2 की फॉर्म में। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वोल्टेज को इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 इक्वल्स टू I1 बाय V R1, I2 बाय V R2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, देखिए V अपॉन I अपॉन V क्या हो गया, 1 अपॉन R। तो यहाँ पे ये R1 इधर, तो हम इसकी जो प्लेस है, इसके प्लेस वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि 1 बाय R जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 के। तो यहाँ पे आपका जो केस बनेगा वो पैरेलल का केस बनेगा, कि पैरेलल के केस में आपकी जो रेजिस्टेंसेस हैं वो इस तरह से ऐड होंगी, रेसिप्रोकल एडिशन। तो यहाँ पे जब पैरेलल का केस आता है तो आपकी रेजिस्टेंस मिनिमम होती है। तो रेजिस्टेंस मिनिमम होने की वजह से क्या है कि जितना आप करंट देंगे आपको हो सकता है कि अप्रॉक्सीमेटली सेम करंट वहाँ पे मिले। तो करंट अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो हम पैरेलल कनेक्शन बनाते हैं, और अगर आपको करंट कम चाहिए तो हम सीरीज कनेक्शन बनाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब हम इसके बाद जो करेंगे, ये तो थे हमारे पास रेजिस्टेंसेस के दो टॉपिक, जिसके अंदर हमने रेजिस्टेंसेस को सीरीज और पैरेलल में अरेंज किया। अब जो हम कर रहे हैं वो हम रेजिस्टेंसेस के फैक्टर्स को इफेक्ट करें, मतलब रेजिस्टेंसेस किस बात पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जिसके अंदर रेजिस्टेंसेस होती हैं। तो उसके लिए हम स्टडी करेंगे 3 टाइप्स के, इंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, और हमारे पास आ जाएंगे सेमीकंडक्टर्स। Conductor, insulator and semiconductors, there are 3 types of metals in which resistance can flow। तो हम ये पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के इसके अंदर क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। कंडक्टर आपके वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, इंसुलेटर्स वो जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, और सेमीकंडक्टर वो जिसमें आप हीट वगैरह या कुछ भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करके उसमें से करंट पास करा सकते हैं, वो हैं आपके सेमीकंडक्टर्स। तो अब इन तीनों के केस में हमारी रेजिस्टेंस इफेक्ट करती है कि उस मटेरियल की नेचर कैसी है। नेचर का मतलब वो मटेरियल कैसा है, उस मटेरियल के अंदर से करंट कितना। अब हमारे पास टॉपिक आ गया है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, देखिए हमारे पास होते हैं 3 टाइप के मटेरियल्स, कंडक्टर हो गए, इंसुलेटर हो गए, और हमारे पास सेमीकंडक्टर। ये जो आपके तीनों टाइप के मटेरियल हैं, ये मटेरियल आपको हेल्प करते हैं कि कितनी रेजिस्टेंस किस मटेरियल में से पास होगी। अब यहाँ पे हमारे पास कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहा है, ठीक है, ये आपका कंडक्टिंग नेचर का है, ये आपका नॉन कंडक्टिंग नेचर का है, और ये आपका सेमी कंडक्टिंग नेचर है। तो सेमी कंडक्टिंग नेचर के लिए हमारे पास क्या है, कुछ एक्स्ट्रा हमें हीट देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करेंगे। तो यहाँ पे हम इन तीनों की बात करेंगे, तो इन तीनों के नेचर को जो डिफाइन करता है कि मतलब वो मेटल है, नॉन मेटल है, वो हमारे पास एक टर्म आती है, उसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बताती है नेचर ऑफ मेटल,
नेचर ऑफ मटेरियल, कि जो मटेरियल आपने यूज़ किया है वो इन तीनों में से कौन से टाइप का है, ये बताएगी आपकी रेजिस्टिविटी। तो जिस टाइप का मटेरियल होगा उसी तरह से आपकी रेजिस्टेंस होगी। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली जो रिलेट करती है वो रेजिस्टिविटी से करती है। ये रेजिस्टिविटी का सिंबल है, ठीक है। आपकी जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी से डायरेक्टली रिलेट करती है और डिपेंड करता है, अगर आपकी ये वायर है, देखिए ये वायर है, इस वायर की जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतने ज़्यादा इसके अंदर पीक्स वैल्यूज पड़ सकती हैं। तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, और जितना इस वायर का एरिया होगा, अगर इस वायर का एरिया कम है, बिल्कुल बारीक सी वायर है, तो उसके अंदर पीक पॉइंट इतनी जल्दी नहीं बनेगा, तो आपके पीक पॉइंट कम हो जाएंगे। रैदर देन अगर आपकी इतनी बड़ी वैल्यू है तो आप इजीली उसके अंदर पीक्स बना सकते हो, छोटे वैल्यू में पीक्स नहीं बनेंगे। तो आपका एरिया जो है, रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। मतलब जितना कम एरिया उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस। उतनी ज़्यादा कैसे होगी, देखिए ये छोटी सी आपने ली, ठीक है, इसके अंदर से आप पास करा लो तो आपकी पीक्स नहीं बन रही, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टिल्ट तो हो रही है, यहाँ पे स्पेस तो ज़्यादा ले रही है। अगर आपकी पीक्स बनती हैं किसी ब्रॉडर एरिया के अंदर, आपकी पीक्स बनती हैं तो पीक्स कम एरिया लेती है एज कम्पेयर टिप पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा टिप पे एरिया ज़्यादा आता है, तो जितना कम एरिया होगा, ये एरिया कम होगा, उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। तो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी, एरिया एंड लेंथ। 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टिविटी की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया की। ये 1 लिख देते हैं तो हम उसे इन्वर्स बोल देते हैं, तो इसलिए ये वर्ड आ गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करके हमारी रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चुकी है रो L/A के। ये जो रो है यही है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का L/A। ये रो आपको बताएगा कि कौन सा मटेरियल हमने यूज़ किया, उसकी लेंथ क्या है, उसका एरिया क्या है। इसी रिगार्डिंग हम अपने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट सेशन में हम इसके न्यूमेरिकल्स लेंगे और ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी के जो मेन टॉपिक्स थे वो यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। थैंक यू। अगर आपको समझ आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इसे जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट है। आपको जितना ज़्यादा समझ आएगा और लोगों तक फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए आपको समझ आ रहा है, ताकि मैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ।